दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने 4 जनवरी को अंग प्रत्यारोपण से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया, जिसमें उसने कहा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय अंग प्रत्यारोपण की पूरी प्रक्रिया को एक समय सीमा के भीतर समेटने का, उसको सुनिश्चित करने का प्रयास करे, ताकि अंग प्रत्यारोपण की जिसको भी आवश्यकता है वो आवश्यकता समय पर पूरी हो सके और याचिकाकर्ताओं की जान बचाई जा सके। क्या है ये पूरा मामला, इसको आज इन फोकस के प्रोग्राम में समझने का प्रयास करेंगे। हमारे टॉपिक का नाम होगा अंग प्रत्यारोपण के लिए समय सीमा निर्धारित। हाई कोर्ट ने एक समय सीमा को निर्धारित किया है। किस मामले में किया है, मामला क्या था और किस प्रकार का निर्णय दिया गया है, इसके संपूर्ण परिप्रेक्ष्य को हम समझेंगे। इसी निर्णय के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ जाता है। तो चर्चा के पक्ष के अंतर्गत हमने खबर को जान लिया है। इसके अंतर्गत एक अधिनियम और नियम को जानना आवश्यक है। 1994 का अधिनियम मानव अंगों के प्रत्यारोपण और ऊतक अधिनियम 1994 और साथ ही 2014 के नियम मानव अंगों के प्रत्यारोपण से संबंधित। ये नियम क्या कहते हैं, इनको जानेंगे। इसी के अंतर्गत एक समिति जो कि अलग अलग प्रक्रियाओं के अंतर्गत जांच करती है दाताओं की और प्राप्तकर्ताओं की, ताकि इस पूरी प्रक्रिया को स्वच्छ बनाया जा सके और इसमें किसी भी लेन देन के तत्व को हटाया जा सके। तो इस प्राधिकरण समिति को भी जानेंगे और अंत में हम इस एक पक्ष के अंतर्गत दिल्ली हाई कोर्ट का जो निर्णय है उस पर चर्चा करेंगे। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है ये आईएएस की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 और 3 से जुड़ेगा। प्रश्न पत्र 2 के आप भारतीय राज्य व्यवस्था के हाई कोर्ट या कानून संबंधी खंडों से जोड़ करके देख सकते हैं, और प्रश्न पत्र 3 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से आप ये पूरा का पूरा विषय जुड़ेगा। हम आगे बढ़े इससे पहले आपको एक सूचना देनी है कि अगर आप हमारे सभी प्रोग्राम को देखना चाहते हैं और उनका नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए, ताकि आप सभी प्रोग्राम का समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें और इन प्रोग्राम्स का लाभ उठा सकें। तो अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मानव अंगों के प्रत्यारोपण और ऊतक अधिनियम 1994 को जानने का प्रयास करते हैं। ये किससे संबंधित है? ये कानून दरअसल भारत में मानव अंगों और ऊतकों के प्रत्यारोपण को, उनके ट्रांसप्लांट को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, जिसमें मृत्यु के बाद अंगों का दान भी शामिल है। आप जानते हैं कि कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने जीवित रहते ही ये एक प्रमाणित कर दिया जाता है, ये निर्धारित कर दिया जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद उनके विभिन्न अंगों को दान कर दिया जाए, ताकि जरूरतमंद व्यक्तियों को वो प्रदान किए जा सके। तो मृत्यु के बाद अंगों का दान भी इसके अंतर्गत शामिल है। ये क्या करता है? ये वस्तुतः ये जो अधिनियम है ये हमारे स्वास्थ्य सेवा प्रदाता और अस्पतालों के लिए कुछ नियम निर्धारित करता है, और अगर इन नियमों का उल्लंघन होता है, इन नियमों का पालन नहीं होता अंग प्रत्यारोपण से संबंधित, तो उसमें दंडों का भी प्रावधान किया जाता है। इसके अंतर्गत कुछ किस तरह से चीजों को निर्धारित किया गया है कि अंग प्रत्यारोपण या तो मृत व्यक्तियों के अंगों के पूल से, जैसा अभी आपको बताया कि मृत व्यक्ति जिस प्रकार से दान करते हैं अपने अंगों का, तो उससे एक पूल बन जाता है। तो मृत व्यक्ति प्रत्यारोपण या तो मृत व्यक्तियों के अंगों के पूल से, और खास तौर से रिश्तेदारों द्वारा जो पूल बना होता है उससे अंग प्रत्यारोपण किसी व्यक्ति को किया जा सकता है, या जीवित व्यक्तियों से भी अंग प्रत्यारोपण किया जा सकता है। लेकिन प्राप्तकर्ता जो दान करता है, प्राप्तकर्ता उससे उसकी पहचान निर्धारित होनी चाहिए, यानी प्राप्तकर्ता की दानकर्ता से किसी न किसी तरह की जान पहचान होनी चाहिए। इसमें दो तरह से अंतर किया गया है, एक करीब के रिश्तेदारों से और एक दूर के रिश्तेदारों से। करीब के रिश्तेदारों में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, दादा दादी, पोते पोतियों को निर्धारित किया गया है, और दूर के रिश्तेदारों में अगर आपका कोई खास मित्र है या आपके ससुराल वाले हैं, उनको निर्धारित किया गया है। और इसके अंतर्गत अलग अलग प्रक्रियाओं को ध्यान में रखा गया। अलग अलग प्रक्रियाओं में ध्यान के अंतर्गत यह है कि अगर कोई दूर का रिश्तेदार अंग का प्रत्यारोपण कर रहा, अंग दान कर रहा है, तो उसके अंतर्गत जांच की प्रक्रिया को और ज्यादा गहन किया जाता है, ताकि उसमें किसी भी प्रकार के वित्तीय लेन देन को रोका जा सके। करीबी रिश्तेदार अगर अंगदान करना चाहते हैं, चाहे वो भारतीय हो चाहे विदेशी हो, और वो जीवित है, यानी ऐसा नहीं है कि उनकी मृत्यु हो गई हो, बल्कि जीवित रहते हुए दान करना चाहते हैं, तो उसके लिए
उनकी पहचान संबंधी दस्तावेज होने चाहिए, उनका फैमिली ट्री का पता होना चाहिए और साथ ही दाता और प्राप्तकर्ता की तस्वीरें भी होनी चाहिए, ताकि पूरी तरह से निर्धारित किया जा सके कि इस प्रक्रिया में अवैध लेन देन शामिल न हो। आप जानते हैं कि अंग प्रत्यारोपण के अंतर्गत और अंगदान के संबंध में कई तरह के सिंडिकेट बने हुए हैं और इसका बहुत ज्यादा मिसयूज भी होता है। तो इस तरह के मिसयूज को हटाने के लिए, दुरुपयोग को हटाने के लिए ही इस तरह की जांच की जाती है। अगर कोई असंबद्ध व्यक्ति है, असंबद्ध व्यक्ति का मतलब अगर आपका कोई मित्र है और उसके संबंध में वो अंग दान करना चाहता है, उसके माध्यम से अंग प्रत्यारोपण हो रहा था, उसके अंतर्गत भी दस्तावेजों की जांच की जाती है और फोटोग्राफिक साक्ष्य भी होने चाहिए, जो एक बाहरी समिति द्वारा जांच किए जाते हैं, ताकि इस पूरी प्रक्रिया को स्वच्छ बनाया जा सके। साथ ही इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखा जाता है कि इस पूरी प्रक्रिया में किसी तरह के भुगतान की पेशकश न हो, भुगतान की आपूर्ति इसके अंतर्गत शामिल न हो और आपूर्ति के लिए किसी तरह की व्यक्तियों की तलाश ना हो कि कोई भी व्यक्ति अंग दान कर सके। इसके लिए अगर व्यक्तियों की तलाश है तो इसमें इसके लिए दंड का भी प्रावधान किया गया है और ये दंड 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने तक जा सकता है। तो इस तरह के नियम इसमें बनाए गए हैं 1994 के अधिनियम के अंतर्गत। इसमें इस पूरी प्रक्रिया में अंग प्रत्यारोपण के अंतर्गत प्राधिकरण समिति की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि यही विभिन्न तरह के दस्तावेजों की जांच करने में प्रमुख भूमिका निभाती है। इसका काम क्या है? ये पूरी प्रक्रिया की देखरेख करती है और देखरेख करने के बाद अनुमोदन प्रदान करती है, जिसमें दाता और प्राप्तकर्ता दोनों शामिल होते हैं। जो करीबी रिश्तेदार नहीं है, आपको बताया है अगर करीबी रिश्तेदार हैं तो उसमें शर्तें थोड़ी ढीली रहती हैं, लेकिन अगर करीबी रिश्तेदार नहीं है, केवल दोस्त हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं वित्तीय लेन देन के तत्व को हटाने के लिए, उस पूरी प्रक्रिया को स्वच्छ बनाने के लिए जरूरी है कि जांच को गहन किया जाए। ये जो धारा इसके अंतर्गत धारा 9(4) है, धारा 9(4) के अंतर्गत प्राधिकरण समिति की संरचना को निर्धारित किया गया है जो अधिनियम है, और इसमें केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर ये प्राधिकरण समिति की संरचना क्या होगी, उसका कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होगा, यानी स्ट्रक्चर कैसा होगा, केंद्र सरकार इसको निर्धारित करती है और राज्यों के स्तर पर, केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसके सदस्यों को नामित कर सकते हैं। इसी तरह से प्राधिकरण जो धारा 9(5) है वो निर्धारित करती है कि समिति से अपेक्षा किस प्रकार की होगी। ये जो प्राधिकरण समिति है, इससे अपेक्षा होती है कि ये प्रत्यारोपण के लिए जो आवेदन इसके पास आते हैं उनकी गहन तरीके से समीक्षा करे, दाता और प्राप्तकर्ता दोनों का सत्यापन करे, उनको वेरीफाई करे, जिससे दान में, अंग दान में किसी प्रकार के व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति न हो, इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास करे। साथ ही धारा 24 केंद्र को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। यह अधिनियम की धाराओं के बारे में बात हो रही है। केंद्र को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है ताकि अधिनियम के जो उद्देश्य हैं वो पूर्ण हो सके। जिस व्यक्ति को अंगदान की वास्तव में आवश्यकता है उसको अंगदान मिल सके और किसी भी तरह का व्यापार इसके अंतर्गत हटाया जा सके, यानी जो अवैध प्रक्रिया है उसको हटाया जा सके। 2014 के लिए सरकार ने इसके अंतर्गत नियम भी बनाए। वो नियम क्या निर्धारित करते हैं? वस्तुतः इन्हीं नियमों के अंतर्गत पूरी प्राधिकरण समिति का गठन, उसके द्वारा की जाने वाली जांच और मूल्यांकन की प्रकृति कैसी होगी, ये नियम 7 के अंतर्गत दिया गया है। उसी प्रकार से एक नियम है नियम 7(3) जो वाणिज्यिक लेन देन ये सुनिश्चित करता है कि इस पूरी अंग प्रत्यारोपण की प्रक्रिया के अंतर्गत कोई वाणिज्यिक लेन देन शामिल नहीं है, अगर मामला दूर के रिश्तेदार का है या असंबद्ध व्यक्ति का है। साथ ही नियम 7(5) प्राप्तकर्ता की गंभीर स्थिति पर बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति को 1 सप्ताह के अंतर्गत प्रत्यारोपण की आवश्यकता है, अंगदान की आवश्यकता है, तो इस पूरी प्रक्रिया में प्राधिकरण समिति अस्पताल से संपर्क स्थापित करके इस पूरी प्रक्रिया को तीव्र कर सकती है ताकि उसे अंगदान जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराया जा सके। नियम 10 संयुक्त आवेदन की आवश्यकता को निर्धारित करता है, यानी जो आवेदन किया जाएगा दानकर्ता द्वारा और प्राप्तकर्ता द्वारा वो संयुक्त आवेदन किया जाएगा और इन नियम 21 के अंतर्गत इन दोनों का साक्षात्कार किया जाएगा ताकि प्रक्रिया को, अंगदान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। तो ये प्राधिकरण समिति और 2014 के नियम इस प्रकार से बनाए गए हैं। अब हाईकोर्ट का निर्णय क्यों आया है? हाईकोर्ट का निर्णय इसलिए आया है कि वर्ष 2017 में भारतीय वायुसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी की याचिका पर यह फैसला आया है। वो वहां उस याचिका में क्यों गए? क्योंकि
वर्ष 2019 में एक आर्मी अस्पताल ने जो अधिनियम है अंग प्रत्यारोपण, मानव अंगों के प्रत्यारोपण और ऊतक अधिनियम 1994, उसकी उस अधिनियम की धारा 2(1) और धारा 9(1) के तहत निकट रिश्तेदार की अनुपलब्धता के कारण उनकी याचिका को खारिज कर दिया, जिसके अंतर्गत उन्हें अंगदान की आवश्यकता थी, यानी उनको प्रत्यारोपण की आवश्यकता थी। 2019 में ही अस्पताल ने उनको एक वर्ष 2019 तक ही दो अस्पतालों ने उन्हें किडनी फेल्योर के कारण ये कहा था कि उनके किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है, किडनी प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। सर गंगाराम हॉस्पिटल ने भी उच्च रक्तचाप और किडनी फेल्योर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए फिर से प्रत्यारोपण की योजना बनाई, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया और इसी को ध्यान में रखते हुए वो वर्ष 2020 में दिल्ली हाईकोर्ट गए ताकि वो प्राधिकरण समिति को ये निर्देश दिलवा सके कि प्रत्यारोपण की तीव्र आवश्यकता के कारण उनको प्रत्यारोपण की मंजूरी प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाए। लेकिन ये मामला फरवरी 2021 में जब हाईकोर्ट ने इस पर निर्णय दिया तो उसने प्राधिकरण समिति से कहा कि वो उनकी याचिका पर 2 सप्ताह के भीतर निर्णय ले। लेकिन जब इसकी दोबारा सुनवाई अक्टूबर 2021 में हाईकोर्ट में हुई तो हाईकोर्ट को पता लगा कि याचिकाकर्ता की मृत्यु हो चुकी है, यानी उनको अंगदान प्रदान करने की जो मंजूरी मिलनी चाहिए थी वो समय पर नहीं मिल पाई और इस प्रक्रिया के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। और इसी के संबंध में 4 जनवरी 2024 को हाईकोर्ट का निर्णय आया है। हाईकोर्ट ने क्या कहा है? हाईकोर्ट में अब केंद्र सरकार ने यह तर्क दिया है कि दस्तावेज प्राप्त होने के 1 सप्ताह में निर्णय ले लिया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता का तर्क यह है कि साक्षात्कार आयोजित करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है और अगर समय सीमा निर्धारित नहीं है साक्षात्कार की, दानकर्ता की और प्राप्तकर्ता की, तो उसके निर्धारण न होने के कारण इस पूरी प्रक्रिया में समय लगता है जो प्राधिकरण समिति द्वारा अंग प्रत्यारोपण की स्वीकृति दी जाती है। अदालत की इस तर्क पर सहमति थी और उसने कहा कि साक्षात्कार के लिए जो प्रपत्र प्राप्त होते हैं, साक्षात्कार जो आयोजित होते हैं और जो निर्णय लिया जाता है, ये पूरी प्रक्रिया एक समय सीमा के भीतर होनी चाहिए और इस समय सीमा को की जो तात्कालिकता है, ये तात्कालिकता परिलक्षित होती है नियम 23(3) में, जिसमें कहा गया है कि बैठक के 24 घंटे के भीतर निर्णय लेना होगा। लेकिन प्रत्यारोपण के पूर्व यानी प्रत्यारोपण से पहले, ट्रांसप्लांट से पहले साक्षात्कार में समय सीमा का अभाव है और इस समय सीमा के अभाव को दूर करने के लिए जरूरी है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय आवेदन प्राप्ति के 4 से 6 सप्ताह के बाद समिति को 2 सप्ताह के अंदर साक्षात्कार पूर्ण करने का निर्देश दे। यानी समिति को जब आवेदन प्राप्त हो उस 4 से 6 सप्ताह के बाद 2 सप्ताह के भीतर साक्षात्कार पूर्ण करने होंगे और जो पूरी प्रक्रिया होगी इस प्रक्रिया में 6 से 8 सप्ताह से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। यानी इस पूरी प्रक्रिया के लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई है ये 6 से 8 सप्ताह की कर दी गई है ताकि समय से किसी भी प्राप्तकर्ता को, किसी भी जरूरतमंद को समय पर अंग की प्राप्ति हो सके। अंत में एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने जीवित दाताओं से अंगों के प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को पूरा करने की आदर्श समय सीमा क्या निर्धारित की है? आपके ऑप्शंस हैं 4 से 6 सप्ताह, 5 से 7 सप्ताह, 6 से 8 सप्ताह, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आप इस प्रोग्राम का और इस प्रोग्राम सहित अन्य प्रोग्राम के नोटिफिकेशन को प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी आप जरूर दबाइए ताकि आपको सभी प्रोग्राम के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।